वेलकम एवरीवन। तो हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट और इसमें हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं। पिछली वीडियो में सोशलाइजेशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, जो कि बहुत सारे हैं। प्रिंसिपल्स की अगर बात करें तो 3 प्रिंसिपल अगर आपको याद हो हम पहले पढ़ चुके हैं, बट वो पर्टिकुलरली फिजिकल डेवलपमेंट से जुड़े हुए थे। तो अभी जो हम प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं वो जनरल हैं, वो सभी जगह अप्लाई होते हैं डेवलपमेंट में। और फिर एंड में इसमें हम थोड़ा सा ये भी पढ़ेंगे कि हम डेवलपमेंट पढ़ते क्यों हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स, सबसे पहले तो हमें समझना है प्रिंसिपल क्या होता है। देखिए, आप थ्योरीज पढ़ते हो और कुछ आप प्रिंसिपल्स पढ़ते हो, तो फर्क क्या है थ्योरी और प्रिंसिपल में। थ्योरी ना वो चीज होती है जो सबके लिए ट्रू नहीं है। थ्योरी में कुछ कमियां होती हैं, थ्योरी के एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। तो जैसे पियाजे की थ्योरी है, वो जरूरी नहीं है कि मेरे पे 100% वैलिड हो। कुछ लोगों पे वैलिड हो सकती है, कुछ लोगों पे वैलिड नहीं हो सकती है। तो थ्योरीज जो है वो सब लोगों के लिए ट्रू नहीं होती। बट जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ती है तो हम फाइनली कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, और वो कंक्लूजन ऐसा होता है जो सबके लिए ट्रू होता है। उस कंक्लूजन को बोलते हैं प्रिंसिपल। तो जो यहाँ पे हम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे वो सभी के लिए ट्रू हैं, उनके एक्सेप्शनल केसेस नहीं मिलते। उनके ऐसा नहीं होगा कि वो किसी इंसान पर ना लगे। अगर वो बिल्कुल नॉर्मल पर्सन है तो उस पर ये प्रिंसिपल वैलिड होगा। हाँ, अगर कोई स्पेशल केस है तो बात अलग हो सकती है, बट थ्योरी तो नॉर्मल पीपल पे भी एज इट इज अप्लाई नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल केसेस बनते ही हैं। तो जो यहाँ पे हम प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं वो सभी के लिए ट्रू हैं। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले एक बहुत ही आसान सा प्रिंसिपल लेते हैं जो कि सबको पता है। डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये आप सबने सुना होगा। और इसका मतलब क्या है, देखिए डेवलपमेंट स्टार्ट होता है बिफोर बर्थ, तो जन्म से पहले स्टार्ट हो जाता है, फिर लगातार चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और डेथ पे जाके खत्म होता है। इसकी स्पीड ज्यादा या कम हो सकती है, कभी स्पीड ज्यादा है कभी कम है, बट ये रुकता नहीं है। ये रुकता है सीधा जाके फाइनली कहां पे, डेथ पे जाके। तो डेवलपमेंट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कंटीन्यूअसली चलता रहेगा, बीच में रुकेगा नहीं। स्पीड कम हो सकती है, स्पीड ज्यादा हो सकती है। तो ये था सबसे पहला, सबसे बेसिक प्रिंसिपल। अब डेवलपमेंट की ही अगर हम बात करें तो हमने बोला स्पीड कम या ज्यादा हो सकते हैं। तो इन ऑल एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट एक बहुत स्लो प्रोसेस है। डेवलपमेंट जो है काफी स्लो प्रोसेस है, और ये इतना स्पीड से होता नहीं है। तो कितना स्लो प्रोसेस है, इसके लिए भी एक प्रिंसिपल है जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ग्रेजुअल प्रोसेस, तो विकास जो है वो बहुत ही स्लो है। ग्रेजुअल का मतलब होता है स्लो। इसको आप ना अपनी रियल लाइफ में देख सकते हो। आप जैसे जिन लोगों के साथ रहते हो, आपके पेरेंट्स, आपके हस्बैंड वाइफ, आपके भाई बहन, तो आपको ना कभी लगा नहीं होगा कि उनकी शक्ल में बदलाव आ रहा है। बट अगर आप उनके साथ रह रहे हो और उनकी पुरानी फोटो देखो, उस टाइम भी आप रह रहे थे, मान लो आज से 3 साल पहले की फोटो, और 3 साल पहले भी आप उनके साथ रह रहे थे, आज भी रह रहे हो, तो 3 साल पहले की फोटो में और आज के उनके चेहरे में आपको फर्क नजर आएगा। बट वो 3 साल का फर्क नजर आ रहा है। आपको हर रोज नहीं लगा कि उनका चेहरा चेंज हो रहा है। क्यों नहीं लगा? क्योंकि वो इतना स्लो है कि हम उसे देख नहीं सकते। वो हो रहा है हर रोज चेंज, बट वो जो हर रोज वाला चेंज है वो इतना कम है कि हम उसे देख नहीं सकते। सेम गोज फॉर हाइट। अब आप छोटे बच्चों को देखो, उनकी हाइट हर रोज बढ़ रही होती है, हर रोज, बट वो हर रोज इतनी कम बढ़ती है कि आप देख नहीं सकते। तो एक बच्चा है जो कि 3 साल का है, आपके पड़ोस में रहता है, और आपको ना हर रोज नहीं लगेगा कि उसकी हाइट बढ़ रही है, ठीक है। तो 3 साल का वो जो है उसकी हाइट बढ़ रही है, हर रोज बढ़ रही है, बट आपको लगेगा नहीं। बट अगर आप 3 साल और 4 साल में देखोगे, कंपेयर करोगे, तो देखोगे यार उसकी हाइट 6 इंच बढ़ गई, मान लो 6 इंच बढ़ गई, तो आपको लगेगा कि पिछले साल जब ये था बच्चा तो इतना था, और 1 साल बाद ये इतना बढ़ गया। तो 1 साल का गैप आप देख सकते हो कि 6 इंच, बट वो 6 इंच 1 साल में है। अगर उस 6 इंच को आप 1 साल से डिवाइड करो नंबर ऑफ डेज से, 365 से, तो एक दिन में बहुत कम, मतलब 1 इंच का 60वां हिस्सा निकल के आता है। तो 1 इंच का 60वां हिस्सा जो कि आप देख भी नहीं सकते, वो इतना छोटा सा है, बट वो हो हर रोज रहा है, हाइट हर रोज बढ़ रही है। तो डेवलपमेंट प्रोसेस बहुत ग्रेजुअल है। हम उसको एक बहुत कम टाइम में, लाइक हर डे पर डे अगर हम देखेंगे कितना चेंज आ रहा है, हम नहीं देख सकते। बट अगर हम कॉन्टिन्यूअसली ऑब्जर्व करते रहे और एक लंबे टाइम के बाद देखें, गैप 1 साल बाद अगर या 2 साल बाद देखें, तो हमें डिफरेंस नजर में आएगा। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट बहुत स्लो प्रोसेस है। तो डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, डेवलपमेंट ग्रेजुअल प्रोसेस है, बट इसके साथ साथ डेवलपमेंट का एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, इररिवर्सिबिलिटी।
इरिवर्सिबिलिटी। ये क्या होता है? इरिवर्सिबल प्रोसेस या इरिवर्सिबिलिटी। देखिए डेवलपमेंट में एक चीज जिसमें आप आगे बढ़ गए उससे आप वापस पीछे नहीं आ सकते। तो डेवलपमेंट में आप कॉन्टिन्यूसली आगे आगे बढ़ते जा रहे हो और आप कभी पीछे नहीं आ पाओगे। इसको बोलते हैं इरिवर्सिबिलिटी या डेवलपमेंट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो पहले मैं जनरल एग्जांपल देता हूं इसका मतलब क्या होता है, फिर डेवलपमेंट का एग्जांपल लेंगे। आप पानी को, वाटर को ठंडा अगर करोगे तो बर्फ बन जाएगी, आइस बन जाएगी। तो पानी से बर्फ बन जाती है, और बर्फ को अगर गर्म करोगे, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी रख दोगे तो वापस पानी बन जाएगा। तो वाटर से आइस और आइस से वाटर बन सकता है। तो ये चीज है रिवर्सिबल, कि वाटर से जो आइस बनी थी, आइस से वापस वाटर बन जाएगा। बट लाइफ में हर चीज के लिए ऐसा नहीं होता। आपके पास दूध है, मिल्क, उससे आपने दही जमा लिया, कर्ड, तो दूध से दही जमा लिया। क्या दही से वापस दूध बनाया जा सकता है? नहीं, ये प्रोसेस नहीं होगा, वापस जाने का प्रोसेस नहीं होगा। तो दूध से दही बनाना इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और पानी से बर्फ बनाना रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल वो कि जिसको वापस चेंज किया जा सके। तो अगर हम अपने डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट में दूध और दही जैसा केस है कि अगर आप एक बार आगे बढ़ गए, आगे पहुंच गए किसी स्टेज पे, तो आप वापस नहीं आ सकते। जैसे आप लोगों, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं सारे अडल्ट्स हैं जो कि एडोलेसेंस से आगे आ गए अडल्टहुड में। अब आप लोग सारे कॉलेज में या उससे आगे हो, जॉब में, और आप लोग सपना तो देख सकते हो कि काश हमारी स्कूल लाइफ वापस आ जाए, बट वो कभी वापस नहीं आने वाली, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ गए डेवलपमेंट में आप कभी पीछे नहीं आ सकते। तो आप कॉन्टिन्यूसली अपने लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हो और कभी पीछे नहीं आ पाओगे, क्योंकि डेवलपमेंट इरिवर्सिबल प्रोसेस है। यहां पे अगर आगे चले गए तो वापस नहीं आया जा सकता। अब बात करते हैं और प्रिंसिपल की, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जिसका एजुकेशन में बहुत रोल है उस प्रिंसिपल का, और वो है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ये क्या प्रिंसिपल है? कोई भी दो लोग एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते। ये है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। कोई भी दो लोग, उनके इंटरेस्ट अलग होंगे, उनकी एबिलिटीज अलग होंगी, उनमें सारी चीजें अलग अलग होंगी। ठीक है, चीज जैसे आप क्लास में पढ़ा रहे हो, क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसको समझने का तरीका अलग अलग होगा, खुद किताब पढ़ते हैं वो तरीका अलग अलग होगा। तो कोई भी दो लोग, कोई भी दो बच्चे, कोई भी दो इंडिविजुअल 100% सेम नहीं होते, उनमें हमेशा डिफरेंस होता है। और वो डिफरेंस कहीं भी हो सकता है। कहीं भी मतलब वो डिफरेंस फिजिकल हो सकता है, वो डिफरेंस उनके ब्रेन थिंकिंग से रिलेटेड हो सकता है, कॉग्निटिव हो सकता है, वो डिफरेंस उनके सोशल डिफरेंस हो सकते हैं, इमोशनल डिफरेंस हो सकते हैं, लैंग्वेज के डिफरेंस हो सकते हैं। तो डिफरेंस कहीं पे भी हो सकता है। एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि आपकी क्लास में 4 बच्चे हैं और उनकी बर्थ डेट एग्जैक्टली सेम है। तो 4 बच्चों की बर्थ डेट एग्जैक्टली सेम है, बट आप खुद देख सकते हो उन चारों की हाइट अलग अलग होगी, तो फिजिकल डिफरेंस होंगे। फिर चारों की थिंकिंग अलग अलग होगी, कोई थोड़ा ज्यादा एडवांस सोच पाता होगा, कोई कम एडवांस सोच पाता होगा, तो कॉग्निटिव डिफरेंस होंगे। फिर कोई बच्चा ऐसा होगा जो इंट्रोवर्ट हो सकता है, उसके कम फ्रेंड्स होंगे, शाई हो सकता है। कोई बच्चा एक्सट्रोवर्ट हो सकता है, तो उसके ज्यादा फ्रेंड हो सकते हैं, तो सोशल डिफरेंस है। फिर इमोशनल डिफरेंस हो सकते हैं, कोई बच्चा बहुत जल्दी घबरा जाता होगा, बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाता होगा, कोई इतना जल्दी नहीं आता होगा, कोई कूल रहता होगा, तो इमोशनल डिफरेंस हो सकते हैं। लैंग्वेज डिफरेंस हो सकते हैं, किसी की लैंग्वेज थोड़ी ज्यादा एडवांस होगी, किसी की लैंग्वेज थोड़ी कम एडवांस होगी। तो अगर दो लोग जिनका बर्थ डेट भी सेम हो, मतलब उनको सेम टाइम हुआ दुनिया में आए हुए, तब भी वो 100% सेम नहीं होंगे। उनके बीच में क्या होगा? इंडिविजुअल डिफरेंस। इवन, ध्यान से सुनिएगा, इवन दो जुड़वा भाई या बहन जो कि बिल्कुल एक जैसे, एक समान जुड़वा हैं, वो भी 100% सेम नहीं होते। फिजिकली वो सेम हो सकते हैं, उनका चेहरा एक जैसा है, हाइट एक जैसी है, बट कॉग्निटिव डिफरेंस हो सकते हैं, सोशल डिफरेंस हो सकते हैं, इमोशनल डिफरेंस हो सकते हैं, लैंग्वेज डिफरेंस हो सकते हैं, इवन मोरल डिफरेंस हो सकते हैं। मोरल डिफरेंस मतलब मोरालिटी, कि एक चीज को एक बच्चा सही मान रहा है, दूसरा गलत मान रहा है। तो डिफरेंस कहीं ना कहीं तो आएगा ही आएगा। दो लोग कभी भी 100% सेम नहीं हो सकते। हर इंडिविजुअल अपने आप में यूनिक है, उसमें कुछ ना कुछ अलग है बाकी सबसे, तो 100% सेम कोई नहीं है। और इसका एजुकेशन में बहुत रोल है। आपको समझना, आपकी क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे होंगे और उनको पढ़ाते हुए आपको उनके बीच में कॉग्निटिव डिफरेंस हो सकते हैं, तो उनको पढ़ाते हुए आपको अलग अलग तरह के उदाहरण देने पड़ सकते हैं, अलग अलग तरह के एक्टिविटीज करानी पड़ सकती हैं, क्योंकि बच्चों में क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंस। इस वीडियो के एंड में हम ये भी देखेंगे कि हम डेवलपमेंट क्यों पढ़ा रहे हैं, और उसमें इंडिविजुअल डिफरेंस का प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से हम पढ़ा रहे हैं। आगे चलते हैं, एक प्रिंसिपल लेते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक, ये क्या होता है? जनरल, सामान्य से विशिष्ट की ओर,
ये क्या है, देखिए जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो हर चीज को जनरल लेते हैं, और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनको डिफरेंस समझ में आने लगता है। तो मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूँ। एक बच्चा है जिसने लाइफ में पहली बार कोई कोल्ड ड्रिंक पी, और मान लो जो कोल्ड ड्रिंक उसने पी वो है माजा, ठीक है। तो उसने माजा पी। अगली बार जब आप उसको कोई और कोल्ड ड्रिंक पिलाओगे, मान लो आप उसको फैंटा पिलाते हो, तो बच्चे को दिखने में तो रंग तो लगभग एक जैसा ही लगेगा और फीलिंग अलग आएगी, मतलब गैस होती है फैंटा में, तो बच्चा बोलेगा ये गैस वाली माजा है। ध्यान से सुनना, पहले बच्चे ने बोला माजा, उसको पता चला मेरे को माजा पिलाई गई। अगली बार जब उसने फैंटा पी तो वो बोल रहा है गैस वाली माजा है। फिर आपने उसको कोका कोला या पेप्सी पिलाई, बच्चा बोलेगा ये काली वाली माजा है। तो बच्चे के लिए सब माजा है, ये है जनरल चीज। पर जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसको डिफरेंस समझ में आएगा कि क्या माजा है, क्या फैंटा है, क्या कोका कोला है, इस तरह से। इसी तरह से बच्चे ने लाइफ में पहली बार कुत्ता देखा, उसको नहीं पता था कुत्ता क्या होता है, तो पहली बार कुत्ता देखा, वो किसी का पालतू कुत्ता था और सब उसको टॉमी कह के बुला रहे थे, ठीक है। तो बच्चे ने देखा अच्छा ऐसे 4 पैर वाला, इस तरह से दिखने वाला, भौंकने वाला, मतलब इस तरह की आवाज वाला जो है, इसको टॉमी कहते हैं। अब वो टीवी देख रहा है और टीवी में कोई कार्टून कैरेक्टर देख रहा है और उस कार्टून कैरेक्टर के पास कुत्ता है, तो बच्चा बोलेगा मम्मी देखो टॉमी। बच्चा उस कुत्ते को जो कार्टून के अंदर उसको क्या बोलेगा, टॉमी। ये जनरल है। फिर बच्चा पहली बार लाइफ में गाय देखता है, उसने कुत्ता देखा है, उसको नहीं पता गाय क्या होती है, ठीक है। तो बच्चा बोलेगा बड़ा वाला टॉमी। फिर बच्चा छोटा एक कोई जानवर देखता है जिसके 4 पैर है, मान लो बिल्ली, तो बच्चा बोलेगा छोटा वाला टॉमी। तो बच्चे के लिए सब टॉमी है। ये है जनरल। और जैसे जैसे वो बड़ा होगा फिर उसको डिफरेंस समझ में आएगा कि कौन टॉमी है, कौन कोई और कुत्ता है, कौन गाय है, कौन बिल्ली है। ये है स्पेसिफिक डिफरेंस समझना। तो ये टाइम के साथ आते हैं, जैसे जैसे बच्चों की एज बढ़ती है फिर उनका ब्रेन डेवलप होता है, फिर ये चीजें वो समझ सकते हैं। तो जनरल टू स्पेसिफिक क्या है, पहले सारी चीजें एक जैसी हैं, धीरे धीरे करके जब वो बड़े हो रहे हैं तो वो स्पेसिफिक डिफरेंस समझ पा रहे हैं, चीजों में स्पेसिफिक डिफरेंस समझ पा रहे हैं। अब एक और प्रिंसिपल जो कि लोगों को इससे मिलता जुलता लगता है बट है नहीं, उसकी बात करते हैं, वो है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इसी प्रिंसिपल को अलग नामों से भी जाना जाता है। डेवलपमेंट इज ऑर्डरली प्रोसेस, ऐसा भी लिखा सकता है कि डेवलपमेंट इज ऑर्डरली प्रोसेस, या डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, या डेवलपमेंट इज सीक्वेंशियल प्रोसेस। सीक्वेंशियल, तो ये तीनों नाम एक ही प्रिंसिपल के हैं। अब इसका मतलब क्या है, देखिए डेवलपमेंट जो है वो हमेशा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाता है। इसको आप अलग अलग जगह देख सकते हो, मतलब फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, हर जगह देख सकते हो। तो जब बच्चे छोटे होते हैं सिंपल चीजें कर पाते हैं अपनी बॉडी का यूज करके, तो क्योंकि उनकी बॉडी अभी उतनी डेवलप नहीं हुई। बट जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनकी बॉडी पूरी डेवलप होती है, उनकी मसल्स डेवलप होती हैं और वो कॉम्प्लेक्स टास्क भी कर पाते हैं। तो बच्चे, छोटे बच्चे सिंपल टास्क कर पाएंगे और जैसे जैसे बड़े होंगे वो कॉम्प्लेक्स टास्क कर पाएंगे। ऐसी थिंकिंग को लेके है। बच्चा कम सोच पाता है जब वो छोटा होता है और जैसे जैसे बड़ा होगा वो एडवांस सोच पाता है, कॉम्प्लेक्स सोच पाता है ना। इसी तरह से इमोशंस को लेके है। जब बच्चे छोटे होते हैं उनके पास नंबर ऑफ इमोशंस कम होते हैं, बट जैसे जैसे वो बड़े होते हैं नंबर ऑफ इमोशंस बढ़ते हैं और वो कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। जैसे आज आप लोग हो, आप लोगों के इमोशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, उनको समझना बहुत मुश्किल है। बट बच्चों के केस में ऐसा नहीं, उनके इमोशन बहुत कम होते हैं, उनको समझना बहुत आसान होता है। अब इसका भी टीचिंग में बहुत रोल है और इसको हमें इसलिए समझना है क्योंकि टीचिंग में यूजफुल है। इसके 2 एग्जांपल लेते हैं टीचिंग वाले, जो कि क्वेश्चन जिस तरह के आए हुए हैं। एक टीचर ने देखा एक बच्चा स्क्वायर की शेप ड्रॉ नहीं कर पा रहा। स्क्वायर क्या होता है, चारों साइड बराबर, चारों एंगल 90। तो टीचर ने एज्यूम किया कि ये बच्चा डायमंड की शेप भी ड्रॉ नहीं कर पाएगा। तो जो बच्चा स्क्वायर नहीं बना रहा वो डायमंड भी नहीं बना पाएगा। टीचर ने ऐसा मान लिया। टीचर का ऐसा मानना डेवलपमेंट के कौन से प्रिंसिपल पर आधारित है, इस पर। देखो, जब बच्चा सिंपल चीज नहीं कर पा रहा तो वो कॉम्प्लेक्स चीज कहां से करेगा। जब बच्चा इजी चीज नहीं कर पा रहा वो डिफिकल्ट चीज कहां से करेगा, नहीं करेगा ना, उसका ब्रेन इतना डेवलप नहीं है। जब बच्चा आसान चीज नहीं कर पा रहा है सोचने की या हाथ से ड्रॉ करने की, तो वो डिफिकल्ट भी नहीं कर पाएगा, उसकी बॉडी भी इतनी डेवलप नहीं है। तो ये प्रिंसिपल है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स या ऑर्डरली प्रोसेस या सीक्वेंशियल वाला। ऐसी स्कूल में जब हम पढ़ाते हैं, जब हम एडिशन सिखाते हैं बच्चों को, तो हम ऐसे ही करते हैं। पहले सिंगल डिजिट एडिशन सिखाते हैं, जिनको जोड़ने पे भी सिंगल डिजिट आए। फिर हम थोड़ा एडवांस जाते हैं, सिंगल डिजिट को जोड़ना सिखाते हैं, जिनको जोड़ने पे डबल डिजिट आए। तो धीरे धीरे करके हम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं, क्योंकि पहले बच्चा सिंपल चीजें समझ सकता है, आगे जाके कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाई जाती है बच्चों के डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। इसी तरह से सीक्वेंस आप कह सकते हो। तो बच्चा पहले चाइल्डहुड पे होता है, मतलब चाइल्डहुड से आगे जाके एडोलेसेंस पे आता है, फिर अडल्टहुड पे जाता है। ये सीक्वेंस कभी चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि एडोलेसेंस से चाइल्डहुड पे जाएगा, चाइल्डहुड से इन्फेंसी पे जाएगा, इन्फेंसी से अडल्टहुड पे जाएगा। तो सीक्वेंस मेंटेन रहेगा। क्यों? ये सीक्वेंस कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग है। कम उम्र मतलब कम कॉम्प्लेक्स सिंपल चीज, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। ठीक है, दिमाग में भी और बॉडी में भी हर जगह चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, या हम बोले एडवांस हो जाती हैं। तो पहले इजी फिर एडवांस। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है
जो कि टीचिंग में बहुत यूजफुल है। तो बच्चों को पढ़ाते हुए आपको इसकी बहुत जरूरत पड़ सकती है पढ़ाने में। अब एक और प्रिंसिपल लेते हैं जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट इज प्लास्टिक, या तो प्लास्टिसिटी लिखा था या फ्लेक्सिबिलिटी। प्लास्टिसिटी या फ्लेक्सिबिलिटी, ये क्या होता है? डेवलपमेंट प्लास्टिक है, डेवलपमेंट फ्लेक्सिबल है, इसका क्या मतलब है? देखिए डेवलपमेंट की डायरेक्शन तो है कि आप हमेशा आगे बढ़ोगे, बट वो सीधी डायरेक्शन में नहीं जाता है, ठीक है। आपका डेवलपमेंट ऐसा है, उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है, और उसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी या प्लास्टिसिटी। तो आज आपके साथ जो हो रहा है पूरी लाइफ टाइम ऐसा नहीं होगा, ना पहले ऐसा हो रहा था। तो आज मान लो आपकी लाइफ बहुत बुरी जा रही है, बहुत बुरी, आपके साथ सब कुछ बुरा हो रहा है, पहले बुरा नहीं हो रहा था और आगे जाके फिर से ऐसा होगा कि बुरा नहीं हो रहा, सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो चीजें ना बदलती रहती हैं। एक टाइम ऐसा आता है बुरा हो रहा है, फिर टाइम के साथ वो चीजें चेंज होकर अच्छा होना शुरू हो जाता है, फिर बुरा हो रहा होता है, फिर अच्छा हो रहा होता है। तो डेवलपमेंट इज फ्लेक्सिबल, चीजें बदलती रहेंगी, यहाँ पे कोई सीधा रास्ता नहीं है, यहाँ पे उतार चढ़ाव बहुत आएंगे लाइफ में। और ये यूजफुल प्रिंसिपल है, लाइफ में बहुत यूजफुल प्रिंसिपल है। कैसे यूजफुल है? देखो एक बच्चा है, उसके ना माता पिता का डाइवोर्स हो रहा है और होने वाला है, मतलब उसकी वजह से ना उनके माता पिता में बड़ा लड़ाई झगड़ा सा होता रहता है। तो बच्चा जो है बड़ा परेशान सा रहता है, गुमसुम सा रहने लग गया है। अभी बच्चा जो गुमसुम रहने लग गया है, इस बच्चे को ठीक किया जा सकता है प्ले थेरेपी से। प्ले थेरेपी से ये ठीक क्यों हो जाएगा? क्योंकि डेवलपमेंट फ्लेक्सिबल है। अगर डेवलपमेंट फ्लेक्सिबल नहीं होता तो एक बच्चा जो कि डिप्रेशन में चला गया, उसको कभी वापस नहीं लाया जा सकता, मतलब उसको कभी ठीक नहीं किया जा सकता। बट डेवलपमेंट क्योंकि फ्लेक्सिबल है, हम ठीक कर सकते हैं। आपके साथ कोई दुर्घटना हो गई, आपके दिमाग पे उसका सदमा पड़ गया, उस सदमे से आप उबर सकते हो क्योंकि डेवलपमेंट फ्लेक्सिबल है। तो डेवलपमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी या प्लास्टिसिटी यूजफुल है, बुरा होने पे भी हम चीजों को अच्छा कर सकते हैं टाइम के साथ। तो इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी या प्लास्टिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का, और इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं। एक प्रिंसिपल है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि डेवलपमेंट इज होलिस्टिक प्रोसेस। ये आजकल नाम आप बहुत सुनते होंगे, डेवलपमेंट इज होलिस्टिक, स्कूल वाले कहते हैं बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट करते हैं। तो एक प्रिंसिपल है डेवलपमेंट इज होलिस्टिक प्रोसेस। इसका क्या मतलब है? देखिए डेवलपमेंट में अलग अलग डोमेन्स हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल इमोशनल, ये 3 मेन डोमेन है। तो जो फिजिकल डोमेन है, जो कॉग्निटिव डोमेन है, जो सोशल इमोशनल डोमेन है, ये तीनों डोमेन आपस में इंटररिलेटेड है। ये तीनों डोमेन आपस में इंटररिलेटेड है, मतलब कॉग्निटिव डोमेन में जो भी कुछ होगा उसका प्रभाव पड़ेगा आपके फिजिकल एंड सोशल इमोशनल डोमेन में। तो कॉग्निटिव का प्रभाव फिजिकल पे भी पड़ रहा है और सोशल इमोशनल पे भी पड़ रहा है। इसी तरह से फिजिकल का इफेक्ट कॉग्निटिव पे भी पड़ेगा और फिजिकल का इफेक्ट सोशल इमोशनल पे भी पड़ेगा, सोशल इमोशनल का इफेक्ट भी बाकी दोनों पे पड़ेगा। तो तीनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और ये तीनों मिलाकर आपका डेवलपमेंट होता है। तो डेवलपमेंट में तीनों चीजें शामिल हैं। आप अगर एक भी चीज इनमें से निकाल दोगे तो डेवलपमेंट ढंग से नहीं होगा, या एक भी किसी में लाइक फिजिकल में कुछ बुरा हो रहा है तो उसका बुरा प्रभाव बाकी दोनों पर पड़ेगा, या कॉग्निटिव में कुछ बुरा हो रहा है उसका प्रभाव बुरा पड़ेगा बाकी दोनों पे। फॉर एग्जांपल इमोशंस का एग्जांपल लेते हैं, फिजिकल पे और कॉग्निटिव पे। आप पेपर देने जा रहे थे और आप लेट हो गए। लेट होने पे क्या होता है, हम घबरा जाते हैं, हमारे इमोशंस हिल जाते हैं ना, तो आप घबरा गए। अब आप क्लासरूम में एंटर करते हो। अब जब आप एंटर करते हो तो क्या होता है, आप पेपर देने तो बैठ जाते हो, बट क्वेश्चन पढ़ के बहुत देर तक ना आपको समझ नहीं आ रहा होता कि घबराहट की वजह से आपका दिमाग काम नहीं कर रहा होता, या मैं बोलूं इमोशंस की वजह से आपकी थिंकिंग जो है ढंग से काम नहीं कर रही। होता है ऐसा लोगों के साथ और ये रियलिटी है। तो तीनों डोमेन्स आपस में जुड़ी हुई हैं। एक भी किसी भी एक डोमेन में अगर कुछ बुरा होगा तो उसका बुरा प्रभाव बाकी दोनों पर पड़ेगा, और अगर अच्छा होगा तो अच्छा प्रभाव बाकी दोनों पर पड़ेगा। ये है होलिस्टिक प्रोसेस वर्ड का मीनिंग। तो डेवलपमेंट की तीनों डोमेन पर हमें ध्यान देना है, तब बच्चे का ढंग से डेवलपमेंट होगा। और अगर आपने एक को इग्नोर कर दिया, उसमें कुछ बुरा होने दिया, कोई दिक्कत नहीं, आपको तो लग रहा है कोई दिक्कत नहीं, बट जो उसमें बुरा हुआ उसका नेगेटिव इफेक्ट बाकी दोनों पर पड़ेगा। तो इसलिए हमें बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करना होता है, या हम बोले हमें तीनों एस्पेक्ट पर फोकस करना होता है। एक प्रिंसिपल है डेवलपमेंट इज क्यूम्युलेटिव प्रोसेस। इसका क्या मतलब है? अब देखिए डेवलपमेंट जो है उसमें आपके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है, पुराने का भी और नए का भी। क्यूमुलेटिव वर्ड का मतलब है सब कुछ जोड़ के, हिंदी में बोलते हैं संचयी प्रक्रिया। तो सब कुछ जोड़कर, क्या सब कुछ जोड़ के आपकी लाइफ में पुराना जो हो रहा था वो भी इंपॉर्टेंट है, जो आज हो रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, आगे जो होगा वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें पहले दिन से लेकर आज तक जो जो हुआ सब जुड़ रहा है और सब जुड़ेगा, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मिस हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं,
आपकी लाइफ के अर्ली एक्सपीरियंस एंड लेटर एक्सपीरियंस, अर्ली एक्सपीरियंस एंड लेटर एक्सपीरियंस दोनों इंपॉर्टेंट है। तो अर्ली मतलब जो पुराना हुआ था आपके साथ, जो पहले बहुत पहले हुआ, उसका भी प्रभाव पड़ा आपके डेवलपमेंट पे। लेटर मतलब जो फिलहाल वर्तमान में हुआ है, उसका भी इफेक्ट पड़ रहा है आपके ऊपर, आपके डेवलपमेंट के ऊपर। तो डेवलपमेंट में कोई चीज छूटती नहीं है, पुराना बहुत पुराना जो है उसका भी कंट्रीब्यूशन है आपके डेवलपमेंट पे, और जो आज हो रहा है उसका भी कंट्रीब्यूशन है आपके डेवलपमेंट पे, और आगे तक रहेगा, खत्म नहीं होगा कंट्रीब्यूशन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम समझे डेवलपमेंट क्यूमुलेटिव है। तो अगर पुराना एनवायरनमेंट अच्छा था तो उसका अच्छा इफेक्ट बच्चे पे पड़ा होगा, और अगर पुराना एनवायरनमेंट बुरा था तो उसका शायद बुरा इफेक्ट बच्चे पे पड़ा होगा। तो हमें ये समझना है, ये भी मतलब टीचिंग में कुछ हद तक यूज किया जाने वाला प्रिंसिपल है। अब और प्रिंसिपल पढ़ते हैं। प्रिंसिपल है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं बट एग्जाम में जनरली साथ लिखे आते हैं। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। अब ये क्या होता है? देखिए, डिफरेंशिएशन वर्ड का मतलब है अलग अलग करना, और इंटीग्रेशन वर्ड का मतलब है साथ में जोड़ना। डिफरेंशिएशन का प्रिंसिपल कहता है जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे चीजें अलग अलग होनी शुरू होती हैं। देखिए, ये ना डेवलपमेंट के बड़े पुराने प्रिंसिपल है। जब रिसर्च स्टार्ट हुई थी डेवलपमेंट पे तो सबसे पहले यही प्रिंसिपल बनाए गए थे। तो ये प्रिंसिपल क्या बताते हैं, डिफरेंशिएशन क्या बताता है? मैं इसका वही एग्जांपल लेता हूं जो कि जनरली एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा है, जब वो पहली बार प्ले स्कूल जाता है उसको घबराहट होती है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रोता है। वही बच्चा जब कुछ टाइम बाद पहली बार लाइफ में प्राइमरी स्कूल जाता है 2 साल बाद मान लो, तो वो बच्चा रोता नहीं है, उसको घबराहट हो रही है बट वो रोता नहीं है। उस घबराहट की वजह से उसके कंधे की और गर्दन की मांसपेशियां टाइट हो जाती हैं। तो ये बच्चा क्या शो कर रहा है? ये बच्चा डिफरेंशिएशन शो कर रहा है। देखो होता क्या है, एक छोटा बच्चा, उसको दर्द हो रहा हो रोएगा, भूख लग रही हो रोएगा, कुछ मांगना हो रोएगा, हर सिचुएशन में रोएगा, डर लग रहा हो रोएगा, अंधेरे में रोएगा, सब सिचुएशन में रोएगा। बट जब हम बड़े हो जाते हैं, जैसे आप लोग हो, क्या आप डर लगने पे रोते हो? क्या आप भूख लगने पे रोते हो? क्या जब आप कहीं जाते हो सुनसान जगह पे तो आप रोते हो? बट बच्चे हमेशा रोते हैं, आप नहीं रोते हो। हाँ, दर्द होने पे रो सकते हो बट भूख लगने पे नहीं रोते हो। बच्चा दोनों सिचुएशन में रोता है। तो बच्चा डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है। आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो कि रोने वाली सिचुएशन अलग है और दूसरी सिचुएशन में रोना जरूरी नहीं है, बच्चा नहीं कर पाता है। तो डिफरेंशिएशन का प्रिंसिपल क्या कहता है? जब बच्चे छोटे होते हैं वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, अलग अलग सिचुएशन को समझ नहीं पाते और हर सिचुएशन में सेम करते हैं। बट जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो डिफरेंशिएशन की एबिलिटी डेवलप करते हैं और हर सिचुएशन में उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। ठीक है, जैसे डर लगने पे रोना नहीं है, भूख लगने पे रोना नहीं है, बट बच्चों के लिए हर सिचुएशन में रोने जैसा ही होता है। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन होता है जोड़ना। क्या जोड़ना? अब देखिए, डेवलपमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अलग अलग बॉडी के पार्ट्स डेवलप हो रहे होते हैं, उनको साथ में मिलाकर काम करना। जैसे कि आप देखना, छोटे बच्चों को साइकिल चलाते हुए, जो नया सीख रहा है साइकिल चलाना, साइकिल चलाते हुए जब वो पैडल मार रहा होगा तो नीचे देख रहा होगा अपने पैरों की तरफ, वो सामने देख के साइकिल नहीं चला पाते। क्यों? कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। तो इंटीग्रेशन क्या है? हैंड आई कोऑर्डिनेशन, कि आप आंखों को और बॉडी की मूवमेंट को साथ में कंट्रोल कर पाओ, कोऑर्डिनेट कर पाओ। जैसे कि आप देखना छोटे बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए, सामने से बॉल आ रही है, बैट कहीं और जा रहा होगा। ऐसी बैडमिंटन खेलते हुए जहां से शटल आ रही है, रैकेट वहां नहीं जा रहा है, रैकेट कहीं और जा रहा है। ऐसी बच्चों को देखना, मान लो एक छोटी बच्ची है 2 साल की और वो नेल पॉलिश लगा रही है अपने हाथों पे, मतलब इस पे नेल्स पे। वो सिर्फ नेल्स पे नहीं लगा रही होगी, पूरी उंगलियां रंग के बैठ जाएगी। क्यों? कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो वो जो उसका हाथ है वो जाना चाहिए नाखून पे, वो नाखून के अलावा पता नहीं और कहां कहां जा रहा है। तो इंटीग्रेट नहीं कर पाते बच्चे, कंट्रोल नहीं कर पाते अपनी बॉडी की मूवमेंट को आंखों के साथ। तो आंखें तो सही देख रही है कि नाखून पे लगना चाहिए, बट हाथ साथ नहीं दे रहा है, नाखून से ऊपर दाएं बाएं ऊपर नीचे हर जगह लग गई। तो ये होता है इंटीग्रेशन की कमी। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनमें इंटीग्रेशन की एबिलिटी डेवलप होती है। तो एज बढ़ने के साथ साथ इंटीग्रेशन की एबिलिटी डेवलप होती है, एज बढ़ने के साथ साथ डिफरेंशिएशन की एबिलिटी डेवलप होती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं डेवलपमेंट के, बट काफी ओल्ड हो गए हैं। तो काफी सारे प्रिंसिपल पढ़ लिए हमने, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब एक प्रिंसिपल और पढ़ते हैं 12वां। वो है आपके डेवलपमेंट पे हिस्ट्री का, मतलब हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का बहुत इंपैक्ट पड़ता है। इसका क्या मतलब है? हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इफेक्ट, ये भी कह सकते हैं कि कल्चरल इफेक्ट बहुत पड़ता है, हिस्टोरिकल इफेक्ट बहुत पड़ता है। तो आपके विकास पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर मैं इसको नॉर्मल टर्म में कहूं, आपके एनवायरनमेंट का। देखिए, एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें हैं। एनवायरनमेंट में आपका कल्चर है, सोसाइटी है, और फिर
पुराना आपका इतिहास है उसका भी आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो जो लोग आजादी के टाइम के थे, अब तो खैर ऐसे लोग हैं नहीं, जो लोग आजादी के टाइम के थे, जिन्होंने विद्रोह देखे हैं आजादी के बचपन में अपने देखे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ करता था, उनके ऊपर ना इस चीज का प्रभाव पड़ा है, क्योंकि उन्होंने देखा ये हिस्टोरिकल इंपैक्ट है। और कल्चरल इंपैक्ट, जैसे समाज में आप रहे, जैसे आप जहां पे रहे और आपके पेरेंट्स जहां पे रहे, उनका समाज अलग अलग था, उसकी वजह से आपकी और आपके पेरेंट्स की थिंकिंग अलग अलग है। तो कल्चरल इफेक्ट पड़ता है, हिस्टोरिकल इफेक्ट पड़ता है, और इसको एक्सप्लेन करता है एक साइकोलॉजिस्ट अपनी थ्योरी में। उस साइकोलॉजिस्ट का नाम है ब्रॉनफेन-ब्रेनर, ब्रॉनफेन-ब्रेनर, और इनकी थ्योरी का नाम है बायो इकोलॉजिकल थ्योरी। पुराना नाम इकोलॉजिकल के नाम से फेमस है। तो ब्रॉनफेन-ब्रेनर एक साइकोलॉजिस्ट है, वो एक्सप्लेन करते हैं एनवायरनमेंट का इफेक्ट बच्चे के डेवलपमेंट पे कैसे पड़ता है। उनकी थ्योरी का नाम है बायो इकोलॉजिकल थ्योरी, और वो यही बताते हैं जैसे जैसे एनवायरनमेंट बदलता है वैसे वैसे प्रभाव बदलेगा, और इसी वजह से नई जनरेशन की सोच, नई जनरेशन का तरीका, नई जनरेशन का सब कुछ पुरानी जनरेशन से अलग होता है। तो जैसे जैसे टाइम बदलता है इस वजह से चीजें बदलती हैं, समाज बदलता है इस वजह से चीजें बदलती हैं, जिस तरह के अनुभव आपको मिलते हैं उसकी वजह से डिफरेंस आता है। तो आपके एनवायरनमेंट का बहुत इंपैक्ट पड़ता है। यहां बोले एनवायरनमेंट के अंदर जो चीजें, कल्चर, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, सोसाइटी, अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट, इन सब चीजों का ना बहुत इंपैक्ट पड़ता है बच्चे के डेवलपमेंट पे। तो ये ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने एक्सप्लेन किया है अपनी थ्योरी में, और इसके बारे में हम डिटेल में लेवल 2 के कोर्स में पढ़ेंगे वहां पे। अब ये सारे हैं प्रिंसिपल, 3 आपने पहले पढ़े, लगभग 15 प्रिंसिपल्स आपने पढ़ लिए। प्रिंसिपल्स अनलिमिटेड हो सकते हैं, ये समझिए, प्रिंसिपल्स अनलिमिटेड हो सकते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट वाले थे, ठीक है। तो पेपर में इनमें से क्वेश्चन जरूर आ सकता है। अब हम बात करते हैं कि हम डेवलपमेंट पढ़ते क्यों हैं। छोटा सा टॉपिक, व्हाई स्टडी डेवलपमेंट, व्हाई स्टडी डेवलपमेंट, क्यों पढ़ना है डेवलपमेंट, क्या जरूरत है डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने की, हेरिडिटी एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ने की, स्टेजेस के बारे में पढ़ने की, प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ने की, हमें जरूरत क्या है। सबसे पहली चीज, स्टेजेस के बारे में हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि देखो बच्चे एज के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह से सोचते हैं, ठीक है, उनकी थिंकिंग डेवलप होती है, एडवांस हो जाती है। तो हमें जब पढ़ाना है तो हमें पढ़ाते हुए एज को बड़ा ध्यान रखना है। तो टीचिंग जो है वो एज एप्रोप्रिएट टीचिंग होनी चाहिए, मीनिंग जिस चीज को बच्चे अपनी आयु के अनुसार समझ पाए हम उस तरीके से पढ़ाएं। तो हमें बच्चों की समझ होनी चाहिए, उनकी एज की समझ होनी चाहिए कि किस एज का बच्चा किस लेवल तक का सोच सकता है, समझ सकता है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ने से, स्टेजेस पढ़ने से हमें एज का और उनकी थिंकिंग का, उनकी एबिलिटीज का मतलब आइडिया लगता है। तो हम अभी जब आगे चाइल्ड डेवलपमेंट और पढ़ेंगे, पियाजे की थ्योरी पढ़ेंगे, तो उसमें एग्जैक्टली आएगा कि कितने साल का बच्चा कितना सोच पाता है। ये चीज कल्चर के लिए भी ट्रू है। तो हमें बच्चों के कल्चर को भी समझना है, या हम बोले ओवरऑल प्रिंसिपल्स की हमें समझ होनी चाहिए कि बच्चे अलग अलग हैं, अलग अलग समाज के बच्चे अलग हैं, फिर इंडिविजुअल डिफरेंस तो उनमें है ही। तो हमें समझना है बच्चे हैं अलग अलग, और वो अलग अलग बच्चे अलग अलग तरह से सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स में क्या है, डाइवर्सिटी, डाइवर्स स्टूडेंट्स। तो हमें समझना है स्टूडेंट्स की डाइवर्सिटी को, और इस डाइवर्सिटी का यूज हमें अपने पढ़ाने में करना है। बच्चे क्योंकि अलग अलग है, हमें समझाने का तरीका अलग अलग चेंज करते रहना, बच्चों के अकॉर्डिंग उदाहरण देना, ये सब हमें करना है। जैसे कि आपके टाइम में होता था, इंडिविजुअल डिफरेंस की समझ तो होती नहीं थी टीचर्स को। एक टॉपिक पढ़ाया, पूरी क्लास को समझ में आ गया, 3-4 बच्चों को नहीं आया, तो टीचर क्या बोलते थे, पूरी क्लास को आ गया, तुम्हारा ध्यान कहां था, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आया। अरे भाई, उन लोगों का समझने का तरीका अलग हो सकता है, उनके कल्चरल एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनके सोचने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो इसलिए शायद उनको नहीं समझ में आया। तो आप एक से ज्यादा तरीके यूज करो बच्चों के अकॉर्डिंग, और फिर आप अपने आप को अडेप्ट करते रहो, अडेप्ट योरसेल्फ। टीचर के लिए जरूरी है कि वो अपने आप को अडेप्ट करे, अनुकूल ढाले बच्चों के, जैसे जैसे बच्चे हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज हो, ठीक है। फिर लर्निंग प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं बच्चों को, जैसे आगे है, आपने पढ़ा भी है डिस्लेक्सिया वगैरह, तो लर्निंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बच्चे को, और ये लर्निंग प्रॉब्लम्स डेवलपमेंट से जुड़ी होती हैं। जैसे कि डिस्लेक्सिया जो है, अगर हम बात करें डिस्लेक्सिया की, तो ये एज के साथ, टाइम बढ़ने के साथ, मतलब जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है अपने आप ठीक हो जाता है। तो ये समझ हमें डेवलप होनी चाहिए कि आज जिस बच्चे का लिखने में गलती हो रही है कि वो 3 में या 6 और 9 में कंफ्यूज हो रहा है, ये बच्चा टाइम के साथ अपने आप ठीक हो जाएगा। तो हमें किस तरह से करना है, हमें ये नहीं समझना है कि बच्चा लापरवाह है, ठीक है। तो ये सब अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें पढ़ना है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को, या डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। इसके बारे में बाकी और डिटेल में ना टॉपिक वाइज आता रहेगा, तो वहां पे और अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ पे खत्म होता है डेवलपमेंट, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसपे डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स के ऊपर क्वेश्चंस और थोड़े से इसके ऊपर क्वेश्चंस, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।